जय हिंद सभी को। ध्रुव स्वामी नाटक के कथानक की चर्चा करने की एक छोटी सी कोशिश है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की भांति ध्रुव स्वामी नाटक बहुत ही अनूठा है। इसके साथ ही साथ यह थोड़ा सा अलग इसलिए है कि बड़े संयत और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रस्तुतिकरण की पद्धति भी प्रयोगात्मक या कहा जाए कि नई है। पूरा नाटक 3 अंकों में रचा गया है। उसमें दृश्यों का विधान नहीं है। पात्र अपना अभिनय पूरा करके चले जाते हैं और दूसरे पात्र उपस्थित होकर अपने अभिनय के अनुरूप मंच सज्जा स्वाभाविक पद्धति से स्वयं निर्मित कर लेते हैं। यह नवीनता कथाक्रम को निरंतरता एवं मंचीय सहजता की दृष्टि से अवश्य ही वरदान के रूप में मिली है। कदाचित इस नवीन अंकात्मक संरचना के कारण ही इस नाटक में अनावश्यक व अतिरिक्त प्रकरण स्थान नहीं पा सके हैं और पूरा नाट्यवृत्त एक इकाई के रूप में सामने आता है। अभिनयात्मक अन्विति का यह एक सफल प्रयोग है। आरंभ में ध्रुव स्वामिनी का स्वागत कथन और खड्गधारणी से उसका वार्तालाप उसकी मानसिक एवं बाह्य स्थितियों का उद्घाटन करते हैं। वह विक्षुब्ध है क्योंकि राजकुल के अंतःपुर में उसे निरंतर नीरव अपमान ही मिलता रहा है। पति नामधारी सम्राट रामगुप्त का मधुर संभाषण भी उसे कभी नहीं मिल सका, क्योंकि विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश ही नहीं मिलता। खड्गधारणी से चंद्रगुप्त का आत्मनिवेदन सुनकर वह अपनी अवस्था में और कातर तथा चंद्रगुप्त के प्रति सहानुभूतिशील हो उठती है। दासी के साथ उसके चले जाने पर कुंज में छिपकर उनकी बात सुनता हुआ रामगुप्त प्रकट होता है। खड्गधारणी से वह कुछ जान सके इसके पूर्व प्रतिहारी उसे इस सूचना में उलझा देता है कि शकों ने उसका शिविर घेर लिया है और शकराज का दूत संदेश लेकर आया है। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी के हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति उद्बुद्ध होने वाली आकांक्षा से आशंकित हो उठा है। उससे शकों का अवरोध और संदेश अनुकूल प्रतीत होता है और वह अमात्य शिखर स्वामी के सहयोग से ऐसी योजना बनाना चाहता है कि भीतर और बाहर के सब शत्रु यानी चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और शकराज एक ही चाल में परास्त हो जाएं। उनकी बात छिपकर सुनने वाली मंदाकिनी रामगुप्त के इस दुर्विचार से क्षुब्ध होती है और न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करने अर्थात चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का साथ देने के लिए कृत संकल्प होती है। उदास ध्रुव स्वामिनी बौने, कुबड़े तथा हिजड़े की भद्दी हसोड़ चेष्टाओं से चिढ़ जाती है, जबकि रामगुप्त उसमें रस लेता है। इसी समय शिखर स्वामी ध्रुव देवी की उपस्थिति में रामगुप्त को शकराज का संदेश सुनाता है। शकराज संधि के उपहार के रूप में महादेवी को अपने लिए और मगध सामंतों की पत्नियों को अपने सैनिकों के लिए मांगता है। रामगुप्त इसके लिए तैयार है। शिखर स्वामी इसका समर्थन करता है। ध्रुव स्वामिनी रोष से फूल उठती है, तीखे व्यंग्य करती है और अंततः इस घोर अपमान से बचने के लिए रामगुप्त के आगे शरण प्रार्थनी बनकर उसके विलास सहचरी तक होने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु रामगुप्त टस से मस नहीं होता। चरम अपमान से मर्माहत, विक्षुब्ध और असहाय ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है, किंतु सहसा चंद्रगुप्त वहां उपस्थित होकर उसे बचा लेता है। चंद्रगुप्त का उपस्थित होकर उसे बचाना प्रसाद जी द्वारा खड़ा किया गया एक नव मानववाद है, जो स्त्री संरक्षण के लिए कृत संकल्प है। चंद्रगुप्त सारा वृत्तांत जानकर स्तंभित रह जाता है। वह स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त के गौरव तथा ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में अन्य सामंत कुमारों के साथ शक शिविर में जाने को तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी भी उसके साथ वहां जाने के लिए कृत निश्चय है। रामगुप्त को दोनों के आत्मविनाशार्थ कटिबद्ध होने से संतोष हो रहा है और वह इस योजना को स्वीकार कर लेता है। मंदाकिनी सैनिकों में युद्धोत्साह जगाती है। इस प्रकार प्रथम अंक वस्तु परिचय
एवं नाटकीय त्वरा की दृष्टि से अत्यधिक जीवंत और सफल है। आंतरिक और बाह्य द्वंद्वों को उद्घाटित और विकसित करके उन्हें एक नियत दिशा दे देना इस अंक की एक बड़ी उपलब्धि है। ध्रुव स्वामिनी का विक्षोभ किस प्रकार ग्लानि, करुणा और अमर्ष के थपेड़े खाता हुआ दुर्निवार घृणा में बदल जाता है और किस प्रकार उसके बुझे तथा टूटे हुए मन में गुप्त रूप से अंकुरित अनुराग एक आकस्मिक घटना से दृढ़ता धारण कर लेता है, यह देखते ही बनता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की इतनी त्वरा और फिर भी इतनी सहजता अन्यत्र कठिनाई से ही देखने को मिलेगी। बाह्य संघर्ष के सूत्र भी धीरे धीरे उभरते हैं, स्वतः संयुक्त होते हैं और अंक के अंत में सघन हो जाते हैं। चंद्रगुप्त की दुराशा और रामगुप्त की आशंका को शकावरोध उभारता और उद्दीप्त करता है। परिणाम के रूप में संघर्ष का त्रिकोण बन जाता है, जिसकी एक भुजा चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी है, दूसरी रामगुप्त और उसके सहयोगी हैं और तीसरी शकराज तथा शकवाहिनी। प्रकटतः पहली दो भुजाएं तीसरी के विरुद्ध सहयोग कर रही हैं, किंतु उनके बीच की दरार काफी स्पष्ट है। घटनाओं का इतना त्वरित आरोहावरोह शायद ही कहीं मिले। अभिनेता की दृष्टि से भी अंक सुविधाजनक है। थोड़े हेर फेर के साथ पूरे अंक में शिविर का ही दृश्य बना रहा है कि गीत केवल दो रखे गए हैं। यद्यपि वे ना भी होते तो भी नाटकीय प्रभाव में कोई कमी न आती। मंचन में वे सुविधापूर्वक हटाए जा सकते हैं। क्रियाशीलता तो इस अंक का प्राण ही है। संवादों की तीक्ष्ण त्वरा इसे और संवर्धित करती है। पात्रों के आवागमन में भी वही क्षिप्रता है जो कथा प्रवाह में है। महादेवी की आत्महत्या के अवसर पर चंद्रगुप्त का सहसा उपस्थित हो जाना एक प्रभावशाली नाटकीय स्थल है। इसमें आकस्मिकता या संयुक्त तत्व की अस्वाभाविकता नहीं, क्योंकि मंदाकिनी चंद्रगुप्त तक सारे समाचार पहुंचाने का निश्चय पहले ही प्रकट कर चुकी है और खड्गधारणी तो वैसा पहले से ही करती आ रही है। बौने कुबड़े हिजड़े इनकी संकल्पना, इनको नाटक में प्रस्तुत करना। प्रसाद जी की दृष्टि समाज पर गई है, जो समाज बौना होता जा रहा है। कहीं जातिवाद, कहीं क्षेत्रवाद, तमाम प्रकार के वाद से जो ग्रस्त होकर के अपने कद को, अपने व्यक्तित्व को बौना कर रहा है। इस बौने समाज से आहत है प्रसाद जी। एक विराट व्यक्तित्व का धनी मानव अपने आप को बौना और अदना साबित कर रहा है और इस तरह से वह केवल हास्यास्पद हो सकता है, हंसोड़ चेष्टाएं कर सकता है, वह नुक्कड़ पर, चौराहे पर बिना मतलब की बातें कर सकता है, लेकिन कर्मशील प्राणी नहीं बन सकता। एक यही भय सता रहा था प्रसाद जी को, इसलिए उन्होंने इन तीनों चारों की संकल्पना प्रस्तुत की। बौने कुबड़े हिजड़े गूंगे बहरे, ये सब हमारे देश के वो नागरिक हैं जो बिल्कुल अपने देश की उन्नति पर उनकी दृष्टि नहीं जा रही, जो नहीं ध्यान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।